अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपके लिए तालियां क्यों बजवाई। देखिए, अनिल जी ने, प्रतीक ने मेरे बारे में बताया होगा। नाम रविंदर है, रविंदर कुमार, बाय प्रोफेशन एडवोकेट, और पिछले करीब 26 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में हूं। 26 साल से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के हर उस दौर को देखा है जो आपने आज सुना, 10 साल पहले सुना, 15 साल पहले सुना। तो मैं ये मानता हूं कि जो नेटवर्कर होते हैं वो कोई आम आदमी नहीं होते। अगर आप एक आम आदमी होते तो आज संडे को घर पे एंजॉय कर रहे होते। तो इसलिए एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। थैंक यू दोस्तों। मैंने 1999 में आप ही की तरह एक पीछे वाले बेंच पर सुनकर एक MLM के प्रेजेंटेशन को देखा था। मैं कंपनी का नाम यहां नहीं बताना चाहता हूं। और जब मैं उस प्रेजेंटेशन को देख रहा था तो कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट रहा हूं, मैंने BSc फिजिक्स ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मैंने लॉ किया था। तो उस प्रेजेंटेशन में साइंस को लेके बहुत कुछ बताया जा रहा था, बाइपोलर मैग्नेट को लेके बताया जा रहा था। तो मैं मन ही मन सोच रहा था, मैंने कहा कॉन्सेप्ट तो ठीक है। उसके बाद एक सेशन हुआ, मुझे बिजनेस प्लान के बारे में बताया गया। उसके बाद एक सेशन हुआ जिसमें कुछ लोग खड़े होकर शेयरिंग कर रहे थे कि मैंने इतने पैसे कमाए हैं, मैंने इतने पैसे कमाए हैं। और उन शेयरिंग करने वालों में से ये तो कुछ लोग जो यहाँ पे खड़े होकर शेयरिंग कर रहे थे, उनमें एक लड़का वो था जो 10th में मेरे पेपर देखकर पास हुआ था। मैंने कहा यार, जब ये पैसा कमा सकता तो मैं क्यों नहीं। तो मैंने उस कॉन्सेप्ट को सिर्फ आधे दिन के लिए सोचा था और ये सोचकर कि चल एक ट्राई लेते हैं। मैंने उसको 1998 दिसंबर में स्टार्ट किया। उसके बाद यहां से आवाज नहीं आती थी कि MLM कोई कॉन्सेप्ट है और वो भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो मैं सोचता था कि ये कुछ लोगों का ग्रुप है जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और पैसा इकट्ठा करके भाग जाएंगे। समहाउ मैंने उसको स्टार्ट किया। पहला ही चेक बहुत अच्छा मिला और जब पहला चेक अच्छा मिला मुझे लगा ये 2 या 3 चेक ही कैश होंगे। तो एक दिन की बात है, मेरे डैडी, मैं इस गेटअप में घर से निकल रहा था तो उन्होंने मुझे वापस बुलाया, कहते इधर आ। मैंने कहा क्या हुआ? कहते यार तू घर से तो ऐसे निकल के जाता है जैसे कहीं IAS लग गया हो। एक चीज ध्यान रखियो, अगर मेरे घर पे कोई आया या तुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो मैं जमानत नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है। तब भी मुझे इस कॉन्सेप्ट पे यकीन नहीं था। मैं MLM को एक इंडस्ट्री नहीं मानता था, जबकि मुझे ये सब कुछ बताया जाता था जो आप पिछले कई सालों से सुन रहे हैं कि एक इंडस्ट्री है, आने वाले टाइम में ऐसा होगा। फॉर्चुनेटली मुझे सितंबर 2009 में पहली बार मुंबई आने का मौका मिला और जैसा आप सबको पता है, माया नगरी हर नॉर्थ इंडियन का ख्वाब होता है। तो मैं भी बहुत खुश होकर मुंबई आया। वहां पे मैं इस इंडस्ट्री के बहुत दिग्गज खिलाड़ियों से मिला। मैं उस आदमी से भी मिला जिसने उस टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग में PhD की हुई थी। उनसे मिलने के बाद लगा नहीं यार, ये कॉन्सेप्ट वो नहीं है जो हम सोचते थे। वापस आके सोचा कि नहीं अब इसको करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो इसको जाना और जो मैंने जाना मैं आज सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसके बाद आप फ्री हैं, लीगल कोई भी क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहा हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जितना मैंने सीखा है इस इंडस्ट्री को, मैंने जाना है, मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत कुछ बताकर जाऊं ताकि आप एक चीज मान सकें कि MLM को एज ए कैरियर लिया जा सकता है या नहीं। आप में से कोई बता सकता है MLM हिंदुस्तान में कब शुरू हुई थी? 96। कंपनी का नाम सबको पता है? एमवे। ऑफिशियली मोदी केयर ने स्टार्ट किया वेस्ट दिल्ली में 31 मार्च।
मोदी केयर ने पहला ऑफिस एस्टेब्लिश किया था रजौरी गार्डन दिल्ली में। मोदी केयर के बारे में आप सब जानते हैं, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज आई और 2010 तक आते आते हमारी गवर्नमेंट ने ये सोचना शुरू किया कि एक इंडस्ट्री है। 2012-13 में लोकसभा में क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया था, क्या डायरेक्ट सेलिंग क्राइम है? उस टाइम ये सिंधिया जी के राजेश पायलट जी के जो बेटे हैं ये मिनिस्टर हुआ करते थे। तो मेरे कुछ दोस्त थे उनमें, वो उनसे जाके मिले थे, तो उनको हमें काफ़ी टाइम लगा था ये कन्विंस करने में कि एमएलएम इंडस्ट्री है। एमएलएम एक इंडस्ट्री है, प्रॉपर इंडस्ट्री है। वेस्टर्न कंट्रीज में ये बहुत सालों से काम कर रही है। तब जाके उन्होंने क्वेश्चन पूछने को एक्सेप्टेंस दी थी कि मैं लोकसभा में एक क्वेश्चन पूछूंगा। यहां से गवर्नमेंट ने सोचना शुरू किया। एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, जब मैं एज ए नेटवर्कर ये सारी बातें सोचता था, सुनता था, तो मुझे कभी नहीं लगता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा, ये कभी नहीं होने वाला। लेकिन 2013-14 खत्म होते होते, इस बीच में 2009 के आसपास आप लोगों में कई सारे लोगों को याद होगा, ध्यान होगा, कुछ कंपनीज आई थी जिनको हम ROI कंपनीज कहते हैं, यहां से स्टार्ट हुई थी। इन कंपनीज के आने का इफेक्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा टाइम और लगा ये समझने में कि इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है, क्या फर्क है इन दोनों चीजों। ROI कंपनीज में, पिरामिड स्कीम्स में ये फर्क क्या है। तो मैं 2016 के एंड तक आते आते, जब मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने गाइडलाइन बनाई थी, आपको याद होगा सितंबर 2016, इन्होंने गाइडलाइन बनाई और कुछ सर्टेन गाइडलाइंस दी कि जो भी लीगल MLM कंपनीज हैं वो इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। इसी बीच में मैंने सन 2006 में इस कंपनी से वो सब कुछ अचीव करने के बाद MLM इंडस्ट्री को नमस्ते कर दिया था कि अब मैं एज ए नेटवर्कर काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी बैठी है यहाँ पे। एक दिन कुछ ऐसी बात हो गई थी, उन्होंने मेरे से कमिटमेंट लिया था कि आप MLM कभी नहीं करोगे। तो मैंने इनको वायदा किया था कि मैं MLM नहीं करूंगा, लेकिन इस इंडस्ट्री से प्यार बहुत है, इतना प्यार है कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। तो सोचा अब क्या किया जाए इस इंडस्ट्री की सेवा करने के लिए। आपने अक्सर बड़े बड़े नेताओं से सबसे सुना होगा कि हमारे को इस देश ने क्या दिया है, तो मैं यहां भी पूछता हूं कि हमने इस देश को क्या दिया है। यही सोच मैंने रखी, क्योंकि मैंने भी MLM इंडस्ट्री से पहला फॉरेन टूर किया था। मैंने नेम, फेम, पैसा सब कुछ कमाया हुआ है 2006 तक। और यकीन कीजिएगा, जो नेटवर्क मार्केटिंग का फेवरेट डेस्टिनेशन है आज भी, तो जब मैं समुद्र के नीचे गया था तो मेरे पास शब्द नहीं थे ये बताने के लिए कि मैं कितना खुश महसूस कर रहा था, कितना खुश था मैं। उस पल को मैं आज भी याद करता हूं तो मैं बहुत खुश होता हूं। 2016 तक आते आते हमने ये मानना शुरू किया कि चलो यार अब इस इंडस्ट्री को कुछ देते हैं। तो 5 लोगों ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाई 2017 में, जिसका नाम रखा गया था फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। आपने IDSA का नाम सुना होगा, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। FDSA का नाम सुना होगा, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। राइट सर। तीसरी एसोसिएशन हमने बनाई थी फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे मैं उसका प्रेसिडेंट था। करीब 34 कंपनीज इंडिया में हमारी मेंबर थी। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहता हूँ। एज ए प्रेसिडेंट मैं 14 स्टेट्स के मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से मिला हूँ, 14 या 15 स्टेट्स के कंज्यूमर सेक्रेटरी से मिला हूँ, और 5 लोगों से मिलकर तो इतना दुख हुआ, ये सोचा कि यार हमें गलत इंडस्ट्री का हिस्सा तो नहीं है। एक मिनिस्टर हुआ करते थे, अभी नहीं है, बिहार से। जब हम उनसे मिलने गए, हमने उनको बताना शुरू किया, तो उन्होंने सीधा हमारे को एक स्टेटमेंट बोली कि तुम चोर हो। मैंने कहा सर हम चोर नहीं है। कहते वही है ना, आप जो 3 बनाओ फिर आगे 3 बनाओ फिर कम पैसा लेके भाग जाओ, ये सब एक मिनिस्टर ने मुझे बोला था। हरियाणा के मिनिस्टर ने ये शब्द बोला था। राजस्थान के मिनिस्टर ने मुझे ये कहा था कि यार हम तो कई बार चीट हुए हैं,
3 दिन पहले मुझे एयरपोर्ट पे चीट कर लिया गया। मैंने कहा जी आपको किसने चीट किया? कहते मुझे 15 रुपए की बिस्लरी बॉटल 35 रुपए की दी गई। ये राजस्थान के कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर थे, उनकी स्टेटमेंट थी। तो मैंने इनको समझाया कि एमएलएम इंडस्ट्री ये नहीं है जो आप सोचते हैं। और सन 2014 में मैंने रायपुर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को 35 मिनट डायस पे बिठा के एमएलएम इंडस्ट्री समझाई थी कि एमएलएम इंडस्ट्री कहां से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई और आगे जाके इसका फ्यूचर क्या है। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर की सेक्रेटरी हैं निधि खरे मैडम, मैं उनसे कई बार मिला हूं और इस इंडस्ट्री के स्कोप को देखा, इस इंडस्ट्री के स्कोप को जाना। तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जिस इंडस्ट्री में आप सवार हो चुके हैं, ये इस साल के खत्म होने तक करीब 65,000 करोड़ का टर्नओवर करने जा रही है। 65,000 करोड़। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, गवर्नमेंट के डाटा बोलते हैं, आप चेक कर सकते हैं कहीं भी, जिसका लगभग 1/4 मार्क्स हम अचीव कर चुके हैं। 487 कंपनीज थी टोटल हिंदुस्तान में जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया था मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर की साइट पे। और 28 दिसंबर सन 2021 वो दिन आया जो हर अच्छा नेटवर्कर सोचता है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने इसके रूल्स बनाए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंडमेंट किया गया। और अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के नए सेक्शंस को पढ़ेंगे तो उसमें एमएलएम के ऊपर सेक्शन 85 से आगे तक सारा एमएलएम से रिलेटेड है। ये आप खुद पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक बात तो तय है कि आप बहुत अच्छी इंडस्ट्री का एक हिस्सा बन चुके हैं। जाने अनजाने आप एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री का एक पार्ट बन चुके हैं जिसका शायद आपको अंदाजा नहीं है। अगर आप इसकी ग्रोथ की बात करते हैं, एमएलएम में, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में अभी एक बहुत मेजर अमेंडमेंट और हुआ था जिसमें नेटवर्क वर्ड को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने जोड़ा था। आप सबको पता होगा शायद। कुछ साल पहले तक आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, कि जितनी भी एमएलएम कंपनीज हैं उनके अकाउंट नहीं खोले जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अकाउंट कोई भी बैंक नहीं खोलेगा। ये आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया था। हमने उनको लेटर लिखा था एज एन एसोसिएशन, हमने उनको समझाया था कि इस कॉन्सेप्ट को चेंज करें और आरबीआई ने हमारी उस बात को मान लिया। अभी अगर आपके कंपनी के फॉर्मेशन में नेटवर्क वर्ड भी जुड़ा होता है, यहां पे आप एक चीज सोचिएगा, जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं उसका पूरा नाम क्या है? नेटवर्क वर्ड है ना। तो यहां से आरबीआई ने उस सर्कुलर को वापस लिया। अभी कोई भी बैंक आपको एज ए डायरेक्ट सेलर, नेटवर्क मार्केटर अकाउंट खोलने से मना नहीं कर सकता। ये हमारी एक और विक्ट्री है। और अभी हम 2-3 चीजों पे, मैं और मेरे कुछ साथी, क्योंकि हमने एक नई एसोसिएशन फॉर्म की है, विश्व डायरेक्ट सेलिंग व्यापार संघ, मैं उसका प्रेसिडेंट हूं। और हमारे साथ श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश के डायरेक्ट सेलर्स कंपनीज और एसोसिएशंस जुड़ी हुई है। बहुत जल्दी आप कुछ और चीजें देखोगे एमएलएम इंडस्ट्री के लिए, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरी सिनेरियो को, पूरी सोच को बदला जाए। आपने देखा होगा, क्योंकि मैंने बहुत फेस किया है एज एन एडवोकेट, मैं ऑलमोस्ट इंडिया के हर पार्ट में जा चुका हूं, हर तरीके के पुलिस ऑफिसर्स, कोर्ट कचहरी को मैं देख चुका हूं। और इनफैक्ट कई बार दुख होता है कि बहुत अच्छी कंपनीज भी इसका शिकार हो जाती है। कुछ एक कंपनीज का पिछले कुछ दिनों पहले आपने नाम भी सुना होगा, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता हूँ। 2019 में एक बहुत अच्छी चलती हुई कंपनीज को कुछ लोगों ने बंद किया था। अभी कंपनी बंद क्यों करते हैं? हमारी एमएलएम इंडस्ट्री को 4 कानून गवर्न करते हैं। हमारी इंडस्ट्री जो है, एमएलएम इंडस्ट्री, 4 कानूनों में आती है। पहला सबसे फेमस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इनकम टैक्स है, जीएसटी, और इससे पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एक एमआरटीपी करके एक्ट होता था, उसके ऊपर ये 4 चीजें बेस्ड होती थी। और इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था। एक बहुत पुराना कानून चला आ रहा था जिसको बैनिंग
प्राइज चिट मनी बैनिंग एक्ट, पीसीएमसी एक्ट 1978 सेक्शन 3, 4, 5 ये हुआ करते थे। तो जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हुआ करते थे ऑलमोस्ट हर कंपनीज के ऊपर ये सेक्शन लगा दिया करते थे। ये सेक्शन बना क्यों था? पहले थोड़ा सा मैं आपको इसकी बैकग्राउंड में जाके बताना चाहता हूं कि ये सेक्शन बना क्यों था। बैनिंग ऑफ प्राइज चिट मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट, जिसमें कमेटीज भी आती है, जिसमें किसी भी प्रकार का डिपॉजिट लेना, और अभी 2019 में ही एक एक्ट बना था बर्ड्स एक्ट, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटरी डिपॉजिट एक्ट। ये भी एक नया कानून है, सेंट्रल ने बनाया था। इसके बाद हर स्टेट ने इसको अपने अपने तरीके से ले लिया। महाराष्ट्र में एक स्पेशल कानून बना था एमपीआईडी एक्ट, महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट एक्ट। बाकी सारी स्टेट्स ने वही सब कुछ अडॉप्ट करके अपनी स्टेट का नाम ऐड कर दिया, जैसे कर्नाटका वालों ने, यूपी वालों ने, राजस्थान वालों ने। और एमएलएम इंडस्ट्री पे सबसे पहले जिस स्टेट ने एक्शन लेने शुरू किए थे वो थी राजस्थान। आपको याद होगा कुछ गाइडलाइंस भी बनाई गई थी आरएमपी के टाइम पे। उसके बाद गुजरात ने एक बहुत ब्लंडर किया था, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। गुजरात ने डायरेक्ट सेलिंग को ऑर्गेनाइज क्राइम की कैटेगरी में रख दिया था। ये भी बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा कि गुजरात पहला स्टेट बना था जिसने डायरेक्ट सेलिंग को ऑर्गेनाइज क्राइम की कैटेगरी में रख दिया था। हमने चीफ मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा और बताया कि ऑर्गेनाइज क्राइम में नहीं आता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन दिनों कोरोना शुरू हो गया, नेशनल लॉकडाउन लग गया था, तो उसको हमारे लेटर से ही काफ़ी इफेक्टेड हुआ। अभी उस पर भी कुछ आगे बातें चल रही हैं। तो जब तक ये लॉ नहीं आए थे स्पेसिफिकली, आईपीसी इंडियन पीनल कोड, जो अब बदलकर बीएनएस हो गया है, भारतीय न्याय संहिता, इसमें एक सेक्शन होता था 406 और 420। जो नए कानून में वो सेक्शन है 316, 318 सब क्लॉज 2। ये नए कानून का एक सेक्शन है। पुलिस वालों के पास जब भी कोई कंप्लेंट जाती थी, बिना उसके कंटेंट्स को, बिना उसको सुने हुए सीधा 2 सेक्शन वो लगाते थे, 406, 420, और उसके बाद 3, 4, 5 पीसीएमसी एक्ट 1978। पीसीएमसी एक्ट ऐसा माना जाता था जैसे आजकल पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें बेल नहीं है, जिसमें जमानत नहीं होती है। आप सभी सुनते भी होंगे, सोशल मीडिया आजकल बहुत तेज है, आप सभी जानते भी होंगे। तो पुलिस वाले जनरली ये 2 सेक्शन लगाकर किसी भी डायरेक्टर को, किसी भी उस कंपनी के मैनेजमेंट को नोटिस भेजकर थाने बुला लिया करते थे। और एमएलएम में एक जनरल ट्रूथ है, नेगेटिव पब्लिसिटी रन्स 33.5 टाइम्स फास्टर देन पॉजिटिव पब्लिसिटी। सभी मानते हैं आप। इसका मैं जब एज ए नेटवर्कर बोलता था तो मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता था कि हमारे पड़ोस से कोई लड़की भाग जाए तो सूरज नहीं निकल पाता था, तब तक पूरे मोहल्ले को खबर हो जाती थी, पूरी हिस्ट्री के साथ। हमें तो पहले से पता था, हमें पता था ये होने वाला है, क्योंकि वो नेगेटिव पब्लिसिटी है। तो जब भी आप किसी नेगेटिव आदमी से मिलते हैं तो मेरा ये मानना है कि आपको 35 के आसपास पॉजिटिव आदमियों से मिलना पड़ता है अपनी सोच को दोबारा उस ट्रैक पे लाने के लिए। एमएलएम इंडस्ट्री इन सब फेसेस से गुजरी। मैंने कई बार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को, और 2014 में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एक डिस्ट्रिक्ट जज होते थे मिस्टर अग्रवाल, मैं एक बेल पे आर्गुमेंट करने गया था, तो मैंने उनको एमएलएम इंडस्ट्री 1945 से लेके 2014 तक सारी चीज समझाई थी, और मुझे करीब पौना घंटा लगा था। और मेरी हर स्टेटमेंट के बाद जज साहब मेरे से ये पूछा करते थे, मिस्टर काउंसिल, इज इट रियली वर्क्स? मैंने कहा यस सर, इट्स वर्किंग। इट्स नॉट वर्क्स, इट्स वर्किंग, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट इस पर नहीं सोच रही। तब उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था कि मिस्टर काउंसिल, आवर गवर्नमेंट मस्ट हैव थिंक, उनको सोचना चाहिए, जो आज दिन आ चुका है। आप एक इंडस्ट्री का हिस्सा है, एक प्रॉपर इंडस्ट्री का हिस्सा है।
और आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा, 2-1 यूनिवर्सिटी ने MLM को एक सब्जेक्ट भी बना दिया है, पढ़ा भी रहे। तो सोचिए आप कहां बैठे। इसके बाद अभी क्या है, पहले हमारे जो कानून के रक्षक हैं, मैं किसी को स्पेशल नहीं बोल रहा हूं, ये लोग क्या करते थे कि डायरेक्ट अरेस्ट के लिए भेज देना, अरेस्टिंग कर लेना, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा रखी है और एक नोटिस होता है सेक्शन 41 पुराने कानून के हिसाब से, उसका नोटिस देना मैंडेटरी हो गया, आप उसके बिना अरेस्ट नहीं कर सकते। और इस नोटिस को मिलने के बाद एटलीस्ट ये रिलीफ मिलना शुरू हो गया कि जो एकदम तलवार गिरती है, गाज गिरती है, वो थोड़ा सा रुक गई। अब देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पे लीगल एस्पेक्ट में, जहां जिस कंपनी की वजह से आज आप यहां इकट्ठे हुए हैं, आप में से कितने लोग मानते हैं कि वो 100% लीगल है? अभी 100% आपका रजिस्टर नहीं है। चलो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको कहां लगता है कि ई बायोटोरियम लीगल नहीं है? एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैं, आप तो पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ जिनके माइंड में कुछ चल रहा हो। आपको कहां लगता है ई बायोटोरियम लीगल नहीं है? मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं सर से 2022 में मिला था पहली बार, डॉक्टर सागर रमाकांत जोशी साहब से पहली बार मिला था, और मुझे दिल्ली से फोन किया था। फॉर्चुनेटली मैं उस दिन मुंबई में ही था, तो मुझे दिल्ली से फोन किया था कि भैया आप इनसे मिलो। तो जब मैं मिला और इनसे जब बातें की, जब मैंने इनको समझा, तो एक चीज मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैंने जितना टाइम इस दुनिया में बिताया, MLM की दुनिया में, आपके MD जैसा आदमी नहीं देखा मैंने। यकीन कीजिए, मतलब वो यहाँ नहीं है जहां भी सुन रहे ये, आई मीन इट, मेरा दिल से ये मैं बात बोलता हूं, क्योंकि मैं जब भी इनसे बात करता हूं, एक तो टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि ये टाइम फोन नहीं करना है। सुबह मेरा कोर्ट होता है थोड़ा सा, तो मैं उनको बोलता हूँ कि सर इस टाइम से इस टाइम तक मैं थोड़ा सा बिजी होता हूँ, अदरवाइज कोई टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन हाय हेलो के बाद ये होता रहे, भैया MLM में क्या नया चल रहा है, लीगली हम उसको कैसे कंप्लाई कर सकते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। अभी कुछ भी बाकी नहीं छोड़ना। अभी आपको पता लगा होगा लेटेस्ट डेवलपमेंट में, गोवा ने, स्टेट ऑफ गोवा आप सभी जानते हैं, MLM वालों का फेवरेट डेस्टिनेशन इन इंडिया, इन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू किया। 1 लाख रुपया प्लस 10,000 यानी 1,10,000 रुपया गोवा गवर्नमेंट लीगल फीस ले रही है कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए। 1,10,000 रुपए, ये आप चेक कर सकते हैं सब कुछ, जितनी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं। और आपको दूसरी खुशी होगी कि मिस्टर जोशी फर्स्ट डायरेक्टर थे जिन्होंने मुझे कहा था, भैया जल्दी अप्लाई कराओ, जल्दी अप्लाई कराओ, हमें गोवा में रजिस्ट्रेशन कराना है। और मैं श्योर हूं कि शायद हो भी गया होगा, गोवा में आपका रजिस्ट्रेशन हो भी गया। तो आप जितने लोगों ने हाथ नहीं उठाया, एक बार सोच के देखिएगा कि हम दूसरे को क्या दे सकते हैं जो हमारे पास है। ये सुनो, वही दे सकते हैं ना जो हमारे पास है। जो हमारे पास नहीं, हम दूसरे को कैसे दे सकते हैं? हमें ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम इस कंपनी को 100% लीगल मानते हैं या नहीं मानते। पहले आप खुद कॉन्फिडेंस लेकर आइए। लीगल कंप्लायंस जितनी गाइडलाइन थी, अभी सर बता रहे थे, आपके MD साहब ने कोई गाइडलाइंस, कोई रूल्स, कोई नियम, कोई शर्तें ऐसी नहीं है जिनको फॉलो ना किया। एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड।
आप देख सकते हैं। और अगर ई बायोटोरियम 100% लीगल नहीं होते तो मैं नहीं होता, ये भी सच है। हम लोग सपोर्ट करते हैं 100% लीगल कंपनीज को, जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में अपने आप को बताया है कि हम ये हैं, हम ऐसे हैं। आप डिस्ट्रिक्ट ठाणे के, महाराष्ट्र के नंबर 1 के टैक्स पेयर हो, ये आप कंफर्म कर सकते हैं सागर साहब से। नंबर 1 टैक्स पेयर हो आप, नंबर 1 जीएसटी पेमेंट आपकी तरफ से जाती है। और मैं इस बात को लेकर आज फिर बोल रहा हूं कि मैंने 26 साल के अपने हिस्ट्री में, अपने इतिहास में, अपने इस पूरे पीरियड में एक ऐसा मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं देखा जिसका जो सिर्फ एक ही बात पे चलता है कि रवि भैया हमें 100% लीगल रहना है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी हमारे ऊपर आके क्वेश्चन मार्क ना लगा दे। तो आप ये सोचिए, लीगल कंप्लायंसेस में हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ने क्या बोला है और हमने कैसे उसको फॉलो किया हुआ है, ई बायोटोरियम ने उसको कैसे फॉलो किया हुआ है, ये आप सोचिए, अपने आप से पूछिए। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो सर से मांगिए कि सर हमें दिखाइए सर कि हमने क्या क्या किया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के गाइडलाइंस के रूल्स के मुताबिक आपको एनसीएच में रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। इसके बाद जिन स्टेट्स में आपका काम चल रहा है, हर स्टेट्स में आपका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। केरला, तमिलनाडु, ये 2 स्टेट्स अभी ऐसी हैं जो ये फोर्स करती हैं, फोकस करती हैं, ज्यादा कंपल्सन करती हैं कि जिस स्टेट में, यानी केरला में और तमिलनाडु में आपका ऑफिस होना बहुत जरूरी है। ये सारी कंप्लायंस हो चुके हैं। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ये मेरे साथ हुआ। मैंने अपने एक एसोसिएट्स को तमिलनाडु में ई बायोटोरियम का पूरा फाइल लेके भेजा कि सर ये हम लीगल कर रहे हैं। तो आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि उन्होंने ई बायोटोरियम के डॉक्यूमेंटेशन को अराउंड 15 मिनट्स चेक किया। एक एक चीज पूछी गई है, ये क्या है, ये क्या है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। और 15 मिनट के बाद उन्होंने हमें अपनी एक्नॉलेजमेंट दी कि ई बायोटोरियम इज 100% लीगल। ये तमिलनाडु की बात बता रहा हूं, ये सुनी नहीं है, ये करवाई गई है। तो आप 100% लीगल है ये मान लीजिए। आज भी, कल भी और परसों भी। नहीं मानेंगे, नुकसान आपका है। क्योंकि एमएलएम के बारे में ये कहा जाता है, एमएलएम के बारे में ये बोला जाता है। जब मैं एज ए नेटवर्कर, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे पहले दिन बोला था, तो मेरे से कहा था कि रवि जी ये एक झरना है जो बह रहा है, ये तो बहेगा, अभी आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए। आपको एक गिलास पानी चाहिए, एक जग में पानी चाहिए, एक बाल्टी में पानी चाहिए, या उनकी वर्डिंग थी कि कुछ मेरे जैसे सन की होते जो झरने के नीचे बैठ जाते हैं। डिसीजन आपका है। एमएलएम एक अच्छा बिजनेस है। मुझे तो बहुत अच्छा लगने लगा है, क्योंकि जब मैं लोगों को समझाता हूँ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बताता हूँ, तो उनकी क्यूरियोसिटी जगती है। एक मुंबई पुलिस के बहुत सीनियर ऑफिसर ने मेरे को ये बोला था 2015 में कि वकील साहब रिटायरमेंट के बाद मैं भी ये काम शुरू करूंगा। हाँ जी, माइक दे दो सर। सबको पता लगना चाहिए ना आप क्या पूछना चाह रहे हो। यस सर। सर पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, जैसे मार्केट में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि बाइनरी इलीगल है, और बाइनरी में वो 2-1 का वही चलता है हमारा लिए, मैचिंग इनकम है। तो हमारा प्लान फिर कैसे लीगल है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। चलो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे बाइनरी इलीगल नहीं है। एज पर गवर्नमेंट रूल्स बाइनरी इलीगल नहीं है।
कहीं भी आप इसको पढ़ सकते हैं, सारे रूल्स को पढ़िएगा। कॉपी ना हो तो आप मेरे से ले सकते हैं, मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्लीज बैठ जाए, आप पूछ लें, आप बैठ के पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं। बाइनरी इलीगल नहीं है, ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए। अब बाइनरी को इलीगल क्यों बनाया जाता है, क्यों माना जाता है, क्यों एक मिसकॉन्सेप्शन है, वो इसलिए है कि पिरामिड स्कीम, बाइनरी मीन पिरामिड, सभी जानते हैं। यस। तो पिरामिड स्कीम क्यों बैन है, पिरामिड स्कीम का एक्चुअल मीनिंग क्या है, आप ये समझ लें तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि बाइनरी बैन नहीं है। और मैं आपको ये कह नहीं रहा, आप पढ़िएगा जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, 28 दिसंबर 2021 को रूल्स बने थे, आप उसमें पढ़िएगा। उन्होंने कहीं नहीं लिखा, उन्होंने पिरामिड वर्ड लिखा है। अभी पिरामिड वर्ड क्या है इसको समझिए आप। जहां पे रिक्रूटमेंट के बदले पैसा मिले वो पिरामिड स्कीम है, जहां पैसे के बदले पैसा मिले वो पिरामिड स्कीम है। क्या बात। वो बैन है, वो स्ट्रिक्टली बैन है। इनफैक्ट महाराष्ट्र ने कुछ साल पहले कुछ प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट भी निकाली थी कि आप उसको सेल नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे, बट बाइनरी बैन नहीं है। पिरामिड स्कीम क्यों बैन है, जहां पे किसी की ज्वाइनिंग करने से मुझे पैसा मिलता है, वो गलत है। अभी आप यहां पे ई-बैटोरियम को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके घर बैठ जाते हैं, तो आपको मंथली कुछ पैसा मिलता है, कुछ इंसेंटिव आता है, या सागर साहब ने कहा है कि ज्वाइन करके घर बैठ जाओ, हम 100 रुपीज 200 रुपीज पर मंथ देते रहेंगे। अगर ऐसा है तो इलीगल है। जहां पे हम सेल परचेज करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करके उसका इंसेंटिव मिलता है, वो इलीगल नहीं है। तो ये आप दिमाग में बिठा लीजिएगा, बाइनरी इलीगल नहीं है, पिरामिड स्कीम इलीगल है। जहां पे पैसे के रिटर्न में हम पैसा दे रहे हैं वो इलीगल। हो गया क्लियर सर? सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, एज एन जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से लोगों के पास जाते हाँ हैं, जी। तो बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि सर आप कंपेल नहीं कर सकते किसी को एक पूरा पैकेज लेने के लिए। हम जी। यहाँ पे पैकेज सेल करते हैं, ना कि सिंगल एक प्रोडक्ट। तो लोग बोलते हैं कि हम अपनी चॉइस से ले सकते हैं, लेकिन पैकेज हम क्यों लें? तो वो पैकेज सेल करना इकट्ठा एक पैकेज, वो लीगल है या इलीगल है? नहीं, देखो पैकेज सेल्स पे भी बैन नहीं है किसी भी किस्म का, ये कंपनी के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। आपने जब भी किसी भी कंपनी का प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट देखा समझा होगा, तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट समझाया जाता है कि आप इसको साइन करिए। ये भी एक गाइडलाइन का, एक रूल्स का हिस्सा है। आप विदाउट कॉन्ट्रैक्ट किसी को ज्वाइन नहीं करा सकते, आप ज्वाइनिंग फीस नहीं ले सकते, ये रिस्ट्रिक्टेड है, स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड है। आप ज्वाइनिंग के नाम पे 2000, 10,000, 5,000 नहीं ले सकते, ये रूल है। और अगर ऐसा है तो ये इलीगल है। पैकेज रखना नहीं रखना ये कंपनी की डिस्कशन पे डिपेंड करता है। तो ये आप अपने सीनियर्स को सजेशन दीजिए कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हम ये फेस कर रहे हैं। और दूसरा देखो, एक चीज मैं मानता हूं, मुझे एक किस्सा याद है, 2002 की बात है। मैं बहुत रिमोट इंटीरियर में, मेरे पास सेंट्रो कार हुआ करती थी जिसको रिमोट से खोला करते थे और रिमोट से बंद होती थी। तो मैं गांव में गया कुछ लोगों से मिलने के लिए। अफसोस ये हुआ कि जब मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, तो आजकल के इंजन्स में आवाज़ नहीं आती, आपने देखा होगा। तो मुझे एक कॉम्प्लीमेंट मिला था कि देखो ये चोर हैं, चोरों की गाड़ियाँ ऐसी होती है जिसमें आवाज़ नहीं आती। और मुझे देख के लोग भाग जाया करते थे कि लोगों को फंसाने वाले, पागल बनाने वाले, मुर्गा काटने वाले ये आ गए। ये मेरे को टैग मिले हुए हैं, मेरे ये सब मैंने देखा हुआ है, झेला हुआ है। तो पैकेज सेल्स पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आप एक एज ए सजेशन दे सकते हैं, गाइडलाइंस की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट सर एक क्वेश्चन और है मेरा, जैसे मैं मार्केट में जा करके अपना इनकम प्लान शेयर करता हूँ, तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आपका जो इनकम प्लान है ना, वो कैलकुलेटेड जितना होना चाहिए उतना ही नहीं रहता। आपके प्लान के बीच में एक स्कीम लागू हो जाती है कि अगर 2 लोगों को आप इकट्ठा एक टाइम पे ज्वाइन कराते हो तो आपको एक्स्ट्रा फैमिली बोनस मिलता है, और अगर नहीं कराते हो तो मतलब आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि इतना लेफ्ट और इतना राइट पे आपको इतना ही आए। तो क्या वो लीगल है या इलीगल है, मतलब वो स्कीम है क्या है? ये सेम चीज है ना, ये उससे जुड़ती है जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था। जी ठीक है, इसमें
जो गाइडलाइन या रूल्स बने हैं उसमें ये सब नहीं कहा गया कि ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये नहीं है। ये कंपनी की डिस्कशन है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या शर्तें कंपनी लिखती है, वो उसमें कंपनी की पॉलिसीज क्या है, ये सारी कंपनी के ऊपर छोड़ी है। उनके हिसाब से आपको जीएसटी, टीडीएस, डायरेक्ट सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट, एक आपको डिक्लेरेशन देनी है कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं इनको कभी किसी भी इंडिया के कानून ने सजा नहीं दी, ना ही कोई इनका कोई मुकदमा पेंडिंग है, पेंडिंग भी है तो कोई सजा नहीं मिली है, कभी भी कन्विक्टेड नहीं है। तीसरी डिक्लेरेशन होती है कि आप कोई पिरामिड स्कीम, जल्दी अमीर बनो योजना नहीं चला रहे हैं, आप प्रोडक्ट बेचकर इंसेंटिव दे रहे हैं, ये कुछ रूल्स हैं। तो ऐसा ये कंपनी की पर्सनल पॉलिसीज होती है, कंपनी जैसे चाहे। थैंक यू सर। मेरा सिर्फ इतना ही मकसद था कि हमारे और भी साथी बैठे हैं तो कम से कम वो पॉजिटिव तो इन चीज़ों के लिए। वाह, थैंक यू सर। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? यस प्लीज, माइक दे दो। हेलो जी सर, इसमें जब फर्स्ट परचेज में भी प्रोडक्ट बिकने पे भी पैसा आ रहा है तो हमको रीपरचेज लाने की क्या जरूरत पड़ी सर? जैसे मैंने सुना था कि रीपरचेज कोई कंडीशनल उस पे आ रही है। रीपरचेज इसलिए लाना पड़े, ये भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। मैंने एक परचेज खरीद लिया, मैंने अपनी नीचे टीम बना दी नेटवर्क की, तो जनरेशन ऑफ सेल्स कहाँ हुई? दोबारा जनरेशन ऑफ सेल्स, उसी का तो पैसा हमें मिलता है, अदरवाइज हम आरओआई कंपनी हो जाते हैं। तो ये भी एज पर रूल्स और गाइडलाइन रीपरचेज। अब रीपरचेज को कैसे लाना है ये कंपनी के ऊपर डिपेंड है, लेकिन रीपरचेज है। हाँ जी, पीछे कुछ पूछना चाह रहे हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग एसोसिएशन के साइट पे सैकड़ों कंपनियां हैं। यदि अपनी बाइटोरियम 100% लीगल है तो क्या उनको भी रजिस्ट्रेशन मिला तो वो लीगल है या नहीं? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है क्या, पहले आप इसको समझिए प्लीज। मैं बताता हूं आपको, बैठ जाए। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है क्या, हम करते क्या है? हम कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ना ही हमें गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है, ना ही हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि हमें ये काम करना है। हम तो अपनी मर्जी से करते हैं, क्योंकि हमने इस इंडस्ट्री से प्यार बहुत किया है। यकीन कीजिएगा, इस इंडस्ट्री ने मेरे जैसे इंसान को आपसे बातें करवाने में मजबूर कर दिया है। आप जब बैठे हैं, देखो, एक रिश्ता वो होता है जो हमें गॉड गिफ्ट मिलता है, जिसको हम बदल नहीं सकते, कुछ भी कर ले हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो गॉड ने दिया है। हम अपने भाई बहन को बदल सकते हैं? नहीं, कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी अच्छा हो या बुरा हो, हम नहीं बदल सकते। लेकिन यहाँ पे जिसके साथ आप पहला जो आपका डायरेक्ट होता है वो कौन होता है? अपलाइन। किसी को भी जाके ऑफर कर देते हैं। पहला डायरेक्ट आपका वो होता है जिसके साथ आप कहीं ना कहीं दिल के कोने से जुड़े होते हो और आपको लगता है कि यार ये मेरे साथ होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, जो मेंबरशिप लेते हैं वो इसके मेंबर बन जाते हैं। हम इनके राइट्स के लिए लड़ते हैं। तो आपकी ये बैटोरियम का 2 एसोसिएशन के सर्टिफिकेट्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको एसोसिएशन का पार्टी बनना है। आपने जैसे मार्केट में देखी होंगी कई सारी एसोसिएशन, जरूरी थोड़ी कि सारे दुकानदार उसके मेंबर बनेंगे। ये डिपेंड करता है कि हम किस एसोसिएशन को चुन रहे हैं और वो एसोसिएशन है क्या, उसने किया क्या। अब बहुत सी ऐसी चीजें जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं कर सकता, जो मैं खुद भी महसूस करता हूं कि हमारी सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है। मैं जब भी ऐसी मीटिंग्स में जाता हूं तो अक्सर लोग शिकायत करते हैं, सर वो कंपनीज ऐसी बहुत सारी चल रही हैं, ऐसी कंपनीज बहुत सारी चल रही हैं, आरओआई भी है, क्रिप्टो भी है, सर इनका क्यों नहीं करता है? तो मैं अक्सर ये कहता हूं, सर हमारे पास शिकायत ही नहीं आती, कोई कंप्लेंट ही नहीं करता है। और जब कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी सब जानते हैं, और जब से पिछले कुछ सालों से तो सारी दुनिया को पता है ईडी क्या है। आपको मैं ईडी की वर्किंग बताऊंगा तो आप शॉक रह जाएंगे, क्योंकि लीगली मुझे उसके सारे एस्पेक्ट्स पता है। ईडी कब काम करती है, कैसे काम करते हैं, ईडी की पावर्स कितनी है, ये सब मुझे पता है।
क्योंकि मैं अभी 24 घंटे वकालत में ही जीता हूं। मैंने अक्सर लोगों को कहा, आप कंप्लेंट तो करिए, किसी भी एक चीज को लेकर कंप्लेंट तो करिए। और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है जहां पे नंबर ऑफ मासेस, बहुत सारे लोग किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाएं, तो गवर्नमेंट को भी झुकना पड़ता है। लेकिन अफसोस है कोई कंप्लेंट नहीं करता। अब इसको मैं एक स्टोरी के रूप में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। स्टोरी मुझे भी कभी सुनाई गई थी और अक्सर बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ये फिट बैठती है। इसको पर्सनली मत लीजिएगा, मैं सबके लिए एक मैसेज देना चाहता हूं स्टोरी के थ्रू। एक हलवाई की दुकान थी, उसके पास एक लकड़ी का बहुत बड़ा पलंग टाइप से रखा हुआ था और उसमें एक कुत्ता बैठा हुआ था। वो कुत्ता रोज हल्का हल्का रोता था डेली। तो वहां पे एक हलवाई दूध देने आता, तो उसे पहले दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, और आखिरकार उसे सब्र नहीं हुआ। तो उसने हलवाई से पूछ लिया कि अरे एक बात बताओ, ये कुत्ता रोता क्यों है? तो उसने कहा ये जहां बैठा हुआ है ना, वहां पे कील लगी हुई है, निकली हुई है बाहर, वो इसको चुभती है। तो कहते फिर ये उठ क्यों नहीं जाता? तो कहता है इतनी भी नहीं चुभती ना। क्या ये बात हमारे ऊपर लागू नहीं होती? सोचिएगा, मेरी वाइफ ट्यूटर है, ट्यूशन पढ़ाती है। एक बार ये 10th क्लास के बच्चों को पढ़ा रही थी और अक्सर ये शिकायत करती थी ये पढ़ते नहीं है। तो मैंने उनको एक दिन बोला कि आप मेरे पास आओ। 5 बच्चे थे वो। तो मैंने उसे बहुत छोटा और ऑल ऑफ सडन दिमाग में आया एक सवाल पूछ लिया। मैंने कहा बेटा, क्या आप अपने पेरेंट्स की लाइफ से सेटिस्फाइड हो? 5 से कॉमन क्वेश्चन था। मैंने कहा क्या आप अपने पेरेंट्स की लाइफ से सेटिस्फाइड हो? आप यकीन कीजिएगा किसी ने हाथ नहीं उठाया था, सबकी गर्दन झुक गई थी। मैंने कहा क्या आप चाहते हो कि जब आप किसी के पेरेंट्स बनो तो आपके बच्चों की भी गर्दन झुक जाए? कहते नहीं। मैंने कहा फिर शुरू करो आज से। 5वीं पास हो गए थे, 5वीं पास हो गए थे। तो यही देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जिस रूप में आप मुझे देख रहे हैं, मैं ऐसा कभी नहीं बनना चाहता। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एडवोकेट बनूंगा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। और इस नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे उस मुकाम पे पहुंचाया था कि जिस एज में मैंने अपनी पहली कार खरीदी थी, मैं अपने खानदान का इकलौता पहला लड़का था जिसने कार खरीदी। और जब मैंने फॉरेन टूर किया था, तब भी मैं अपने खानदान का पहला इकलौता लड़का था जिसने फ्लाइट में पहली बार सेटिंग की, वो भी फॉरेन टूर, बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इसलिए मैं आपको कहता हूं, दुनिया को बाद में जीतेगा, पहले आप अपने आप को जीतो कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है, जो मैं कर रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं वो सही है। जब मैंने अपने आप को जीत लिया तो आप किसी को भी जीत सकते हैं। और मैं ये कहता हूं कि बाली बन जाइए ना सर, आपके सामने जो आए, आते ही उसकी नेगेटिविटी गायब हो जाए। और इस दुनिया में सबसे बड़ा गुरु मंत्र ये है सर, हंसना सीख लो, कुछ नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बीमारी है नहीं, अगर हमने हंसना सीख लिया, कुछ नहीं होगा। हमारे पड़ोसियों के पेट में दर्द हो जाएगा, पता नहीं यानी क्यों हंसता रहता है, सुबह मिल लो, शाम को। इनफैक्ट मुझे लोग कहते हैं, मैं रेप केस में क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा था, करके बाहर आया तो मेरा मुलजिम कहता है सर आपको टेंशन नहीं होती? मैंने कहा मुझे क्यों यार, जेल तू जाएगा, मैं क्या। हंसना इसलिए जरूरी है कि जिंदगी में अगर जीना है तो जीने का अंदाज जरूरी है। जिंदगी में अगर जीना है तो जीने का अंदाज जरूरी है। सीने में चाहे कितने भी गम हो, चेहरे पे मुस्कान जरूरी है। हंसना सीख लो, सब कुछ दूर हो जाएगा। अभी मैं किसी को लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूं जिससे उसकी जिंदगी बदल सकती है, और मेरी बॉडी लैंग्वेज पे 12 बजे हुए हैं। देख ले यार, तेरी मर्जी है। पहले आप अपने आप को जीतो, जानो ई ऑडिटोरियम क्यों अच्छी है।
यकीन करना, जब भी एमडी साहब मुझे फ़ोन करते हैं, अमूमन तीसरे चौथे दिन फ़ोन आ जाता है, अरे भैया एमएलए में कुछ नया तो नहीं हुआ, कुछ नया तो नहीं चेंज करना, कुछ नए रूल्स, नए गाइडलाइंस। पहला सवाल ये होता है। तो सोचिए, जो इंसान सोचता ही है, और जो पुराने साथी हैं वो समझ रहे होंगे कि जिस झटके से ई ऑडिटोरियम उभरी है, एक आम आदमी होता तो सरेंडर कर दिया होता उसने। एक आम डायरेक्टर होता तो सरेंडर कर दिया होता और कंपनी के दरवाजे बंद हो गए होते। मैं उस पल का गवाह रहा हूं, मैंने देखा है, उस पल में भी देखा है, इस पल में भी देखा है, और बाकी सब आप जानते हैं अच्छी तरह से। प्रतीक जी भी उसी टाइम के साथ ही हैं, ही नोस, इनको पता है क्या। हाँ जी सर, आप भी उसी टाइम के साथ हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। तो आपका विश्वास तो डबल हो जाना चाहिए, बस यही इरादा चाहिए। और कुछ दिमाग में चल रहा हो किसी के? हाँ जी रवि जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका वेलकम पूरे परिवार की तरफ से। और सबसे अच्छी बात यह सर कि चूंकि आप डायरेक्ट सेलिंग का इंटरेस्ट जानते हैं, तो आप इस चीज़ को इतना इंटरेस्टिंग बना पा रहे हैं। वरना एक एडवोकेट जब स्पीच के लिए खड़े होते हैं ना, तो लोग अवॉइड करते हैं कि यार एडवोकेट हैं तो रूल्स रेगुलेशन की बात करेंगे। तो इस वेलकम के साथ में मैं विवेक नायक हूँ, बाय प्रोफेशन में कंपनी सेक्रेटरी हूँ। वेरी नाइस। मेरा पीसीएस का ऑफिस है भोपाल में, 12 साल की प्रैक्टिस है। और इस चीज़ से मैं भी जूझता हूँ क्योंकि मेरी फर्म में सीए हैं, सीएस है, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। तो वो लोग यही सब रास्ते में मजाक उड़ाते हैं, मतलब लंच में और ये सब चीज़ें करते हैं। अब धीरे धीरे उनके मजाक जो है ना वो ज्वेलरी में चेंज हो चुके हैं और मैं बर्नौल का काम करता हूँ उनके साथ में। बहुत बढ़िया सर, मेरी दुआएं आपके साथ। तो सर आपके जैसे लोगों का अगर साथ है ये बायोटोरियम में, तो आप मान के चलिए जितने लोग बैठे हुए हैं ना, 2 दिन की ट्रेनिंग तो क्या है वो मालूम नहीं है, ये जो 1 घंटा आप इनको बता रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। क्योंकि एक बंदा जब जाता है मार्केट में, तो जो सामने वाला है ना उसको इससे कोई मतलब नहीं, वो उसको सिर्फ डराने की बात करता है, वो लॉजिकली कोई बात नहीं करता है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि एज अ एडवोकेट या एज अ लीगल एडवाइजर ऑफ ई बायोटोरियम कंपनी, क्या हम कुछ चीज़ों के अपने वेबसाइट के ऊपर लीगल पेज करके अपन कर सकते हैं, या वो अपने लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? प्रॉब्लमेटिक इसलिए नहीं कि अपन कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए कि भाई लोग क्वेश्चन ज़्यादा करने लगे। क्या वो कर सकते हैं हम लोग? नहीं, आप कर सकते हैं। और आप देखिएगा लीगल पेज आपकी वेबसाइट का है, सब कुछ है उसमें। नहीं मुझे, हाँ तो मतलब अगर आप, मैं बात कर लूंगा सर से। हाँ सर, एक वो हो जाए। और दूसरा जो रूल्स रेगुलेशन की बात आपने बोली, तो 1100 रुपीज जो भी रीपर्चेज में हमने एक रखा है, क्या वो भी मैनेजमेंट के डिस्क्रिप्शन पे गवर्नमेंट में है, गाइडलाइन में? नहीं, गवर्नमेंट ने कहा है कि रीपर्चेज कंपलसरी है। ठीक है, फिर उसके लिए बाकी companies मैनेजमेंट का policy। डिस्क्रिप्शन है। चलिए सर, रीपर्चेज मैंडेटरी है, ये एज पर रूल्स है। तो अब मेरे ख्याल से सबको हो चुका होगा, हम लोग प्लान लेते हैं तो शायद सर मेरा एक क्वेश्चन। जी सब करिए क्वेश्चन। माइक दे दीजिएगा प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। नमस्कार सर, जब से प्रोग्राम शुरू हुआ था तब से आपका इंतजार था थैंक यू इस सेशन का, क्योंकि जी। इसमें सर पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री में जैसे आप जानते हैं, ये हमारे जो लोग हैं बहुत ज़्यादा कई पढ़े लिखे नहीं है, हर एक कोई एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं है, और कई लोग चले ये समझ नहीं पाते कि मतलब जो है ये लीगल चीज़ें क्या होती है, जो MLN उनके बस का बात नहीं है, और उनको जो है भीड़ में कई चीज़ों का मतलब इसका फेस करना पड़ता है। मेरे क्वेश्चंस नहीं कह सकते, मैं सजेशंस कुछ मतलब देना चाहता हूँ। एक तो जैसे मेरे साथी ने बताया, हमारे सीनियर्स सर, उसमें क्या है कि कोई भी आजकल जो है जो हम बात करते हैं, तो सोशल मीडिया जो हमारा जो नेटवर्क सिस्टम ऐसा है कि जैसे हमारे मुंह में बात निकलती है तुरंत वो गूगल सर्च करता है, और गूगल सर्च में जो है अगर आपके पास उनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं है तो आपकी जो है बड़े बड़े की फूंक निकल जाती है वहाँ उनके सामने, क्योंकि वो डाटा के साथ बात करता है और आपके पास कुछ नहीं होता। हमारा जो है नो डाउट वेबसाइट है, लेकिन मैं जो है क्योंकि जब मैंने शुरू करा था तो फर्स्ट 2 months आई डिवोटेड ऑन कलेक्शन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स कि हमारी कंपनी का लीगल कंप्लायंस क्या है एंड जो 28 दिसंबर 2021 के रूल क्या है।
क्योंकि जो पढ़े लिखे वो तो कर लेते कर हैं, लेते लेकिन 90% जो लोग हैं जो फील्ड में हमारे जो है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो भी फेस करते हैं। उनको अकेले को फेस करना पड़ता है, किसी घर में जाए उनके पास जवाब नहीं होते। तो मेरा सजेशन है कि अगर हमारा जो है एक स्ट्रॉन्ग वेबसाइट हो, जिसमें अगर पोर्टली या ब्लॉग हो, जिसमें लीगल चीज़ों का जवाब होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सर, एक मैं शेयर करता हूँ आपसे। सर मैं शेयर करना चाहता हूँ जी। क्योंकि ये चीज़ें मैं चाहता था कि आपने सागर साहब भी होते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उम्मीद है कि आप चीज़ें उनके पास पहुंचा दोगे। सर 13 दिसंबर 2024 को एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिस इशू किया था सतना कंपनी को, आपको पता है। वो नोटिस में क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन जैसे ही मतलब जो नोटिस आया तो सब पूरे जो है हो गया कि जो 17 कंपनी डीलिस्ट हो गई है, उनको सरकार ने नोटिस दे दिया है। अब बीच में क्या है कोई नहीं जानता। हमारे पास क्या उसका आंसर था, क्योंकि हमारे पास कोई लिटरेचर नहीं है। लेकिन अगर कोई होता तो जैसे नोटिस आया था, हमारी पूरी जो 28 लाख हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, उनको जो नॉलेज हो जाता कि भाई कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, एंड वी आर सेंडिंग रिप्लाई टू द गवर्नमेंट, जो चली भी गई होगी। आज 6 महीने हो गए, क्योंकि जब खोलते हैं ना ई बायोटोन का नाम लिखते हैं तो वो चीजें सामने आ जाती है। सेकंड सर्विस में से है जो कंप्लायंस, जो आप मेरे ख्याल लीगल जो आपने अभी बताया कि जोशी साहब जो गाइडेंस आपसे ले रहे हो, एक उसमें डिस्क्लोजर नाम की चीज है कि क्या क्या डिस्क्लोजर कंपनी को करने हैं जो लीगल है। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं फेस कर रहा हूं, मेरी टीम फेस कर रही है जी। एक तरफ बोलते हैं जितनी हमारी यूट्यूब बनी हुई है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है, जो मेजर प्रोडक्ट है मेटस के, 250 बीमारियों से ज्यादा ऊपर काम करते हैं, उनको ठीक करते हैं। तो जब जो है ये करते हैं तो इतना मोटा करके, इतने मोटे फॉन्ट में प्रोडक्ट के ऊपर क्या लिखता है, कंपनी डज नॉट टेक एनी वारंटी और गारंटी, कि ये जो प्रोडक्ट है आपको मेडिकल चूज करेंगे, मेडिकली आपको ठीक करेंगे। तो ये कंट्राडिक्टी नहीं है सर। मेरा क्वेश्चन, प्रदीप जी मेरा क्वेश्चन पूरा हो गया, क्योंकि नहीं सर हम जो है देखो, हम यहाँ पर आए हैं 3 दिन करते हैं। पूछिए सर उसमें से क्या है कि ये क्वेश्चन जो है ना, जहाँ तो मुझे बॉम्बे जाना पड़ता, लेकिन रास्ते में मेरी लाइन जो अपलाइन है, दे आर नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम रेजिंग दिस क्वेश्चंस। इसको आप प्लीज उल्टा ना लीजिए, क्योंकि हमें फेस करना है फील्ड में। वी आर नॉट टेकिंग, आप यू हैव अ राइट। सर उसमें से क्या है, ये चीज जो है, जब मैं प्रोडक्ट के बारे में, मेरी टीम जब मैं बोलता हूँ कि आपका माइग्रेन भी ठीक हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, जब मैं प्रोडक्ट हाथ में देता हूँ तो उसमें बड़े मोटे करके लिखा है कंपनी गारंटी नहीं। तो वो उसमें क्वेश्चन आता है कि आप किस बेस पे, आपकी कंपनी तो गारंटी नहीं देती। आप सर किस बेस पे मतलब कहते हो? 2 क्वेश्चन है सर। तीसरा क्वेश्चन मुझे सर तीसरा बताइए प्लीज। जवाब दो तभी तो मजा आएगा। सर पता क्या है सुनिए सर, अच्छा आपने क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, सर। मैं आंसर कहाँ लिखूंगा? चलो अब माइक मुझे दो प्लीज। 1 मिनट प्रतीक, मैं इसका एक आंसर। आपकी अपलाइन कौन है? पहले, अब सबसे पहले मैं आपको, सॉरी वो बैठा हुआ है। चलो बहुत बढ़िया। आप सभी लोग सुन ले, पहले सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। 13 दिसंबर 2024 एक नोटिस आया था 17 कंपनी से। बिल्कुल। पहले मैं बताता हूँ नोटिस था क्या, आप सब समझ लें, बहुत अच्छा रहेगा आपको समझ। हमने हर कंपनी जो लीगल कंपनी है उनकी तरफ से एक इतना बड़ा बंडल मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में डिपॉजिट किया, सबमिट किया, सॉरी, कि हम ये डॉक्यूमेंट्स के साथ ये चीजें कर रहे हैं। तो उन्होंने 17 कंपनीज को एक लेटर लिखा कि सर जो आप कर रहे हैं वो हमें आप एक्सप्लेन करें कि आप कैसे कर रहे हैं। ये वो लेटर था, पहली बात। दूसरी बात, इसका जवाब 3 तरीके से दिया जा चुका है। 3 तरीके से, 3 तरीके, पहला ईमेल, दूसरा फिजिकल सबमिशन, तीसरा बाय पोस्ट सबमिशन। 3 तरीके से इसका जवाब दिया जा चुका है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सोचिएगा सर, 13 दिसंबर 2024 ही क्या चल रहा है? 25। उन 17 में से कोई कंपनी बंद हुई? उन 17 में से कोई कंपनी बंद हुई? किसी को ताला लगा? किसी को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि एमएलएम नहीं कर सकते? ये नोटिस एक लीगल प्रोसेस है। कंपनी के डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी के बाद
उन्होंने कोई चीज हमसे एक्सप्लेनेशन मांगी जो दे दी गई है, जिसकी कॉपी भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। सर अब आपको मैं देता हूं जवाब। प्रॉब्लम क्या है ना, हमारी इंडस्ट्री में खासकर हमारे ई-बायोटोरियम में मैं कई बार रेस कर चुका हूँ, एक मैसेज जब सागर सर से पास होता है तो नीचे के बंदर नहीं पहुंचता। क्या आप सब लोग इस बात से एग्री करते हैं? क्या आप सभी तक हर मैसेज पहुंचते हैं? क्योंकि आपकी अपलाइन आप तक नहीं पहुंचाती। इसीलिए मैंने कई सारी कम्युनिटीज क्रिएट करी, मैंने चैनल क्रिएट करे कि आप सभी लोग तक मैसेज पहुंचे। ये किया मैंने आप सभी तक को। क्या आपकी टीम के मुझे फोन या सर मेरा मैसेज नहीं पहुंचता? सर जैसे ही वो नोटिस पास हुआ, सागर सर ने नेक्स्ट डे लीगल टीम बैठी, रवि जी पूरा उसको लीड कर रहे थे, पूरी टीम बैठी और उसका जवाब जो सागर सर ने सबमिट किया, उससे पहले सागर सर ने वीडियो रिकॉर्ड कर कर अपने पूरे लोगों तक पहुंचा। क्या वो लोगों तक पहुंचा था? आप सभी तक, आप सभी तक आया था? उसके बाद सर जो लीगल जवाब ई-बायोटोरियम ने दिया, जो रवि जी ने पूरी अपनी एक्सपर्टीज लगाई, उसके बाद हमारा एक सेशन हुआ था मिस्टर राहुल सूदन जी का, द डायरेक्टर ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और वहां पे एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट हुई अभी रिसेंटली कि 2023, 24 और 25 की जो टॉप 50 कंपनीज की लिस्ट जारी हुई है, इसका लिंक मैं आपको भेजूंगा, उसमें सर वन ऑफ द टॉप 50 कंपनी में ई-बायोटो का नाम आ गया। इतना लीगली हमने वहां पे उनको यहाँ पे किया, और वो आप सबने सुना था जूम पे कि ई-बायोटो टॉप की 50 कंपनी में आ चुकी है। और ये प्रोग्राम कहीं पर लाइव हुआ था बैंगलोर में, मैं बैंगलोर में था सागर सर में, वहां पे इसकी ओपनली अनाउंसमेंट हुई थी करीब 500 लोगों में। अब आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब देता हूं मैं। आपने कहा सर हम कहते हैं कि हम 250 वैल्यू को ठीक करते हैं। मैं एक बार आप सभी से पूछना चाहूंगा कि क्या कंपनी ने या जूम मीटिंग में मैंने या सागर सर ने कभी कहा कि हम इस बीमारी पे काम करते हैं? सर सॉरी टू से, शायद थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया। सर कंपनी कभी इवन क्लेम नहीं करती कोई बीमारी के लिए। इवन सर एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर भी क्लेम नहीं करता, हार्ट स्पेशलिस्ट, कि मेरे से ऑपरेशन कराओगे आपका हार्ट ठीक होगा। सर एक सेकंड, नहीं करता, सुनिएगा। हम ये कहते हैं कि ये ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन पे काम करता है, वही हमने बोल्ट पे अपने पैकेज पे लिखा हुआ है कि इस पे काम करता है। अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर है बोरा जी, इन्होंने दे दिया किसी पर्सन को ये कह के कि ये शुगर ठीक कर देगा, क्योंकि 4 लोगों की शुगर ठीक हुई थी, मान लेते इनकी नहीं हुई, इट कैन बी पॉसिबल। मैं दवाई नहीं दे रहा सर, मैं कोई इनटेक का प्रोडक्ट नहीं दे रहा, मैं आउट का दे रहा हूं, जहां पे आपको बॉडी के ऊपर से काम करेगा, अंदर से कोई खा नहीं रहा। तो अगर उस पर रिजल्ट नहीं आया तो कंपनी में क्लेम नहीं, इन पे क्लेम, क्योंकि क्लेम ये कर रहे हैं। अगर कोई भी, हम अपनी जूम मीटिंग में बोलते हैं, सागर सर खुद बोलते हैं कि वी नेवर एवर क्लेम फॉर एनी डिजीज। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि मैग्नेट काम करता है ब्लड सर्कुलेशन पे और ऑक्सीजन पे, और उसी ये बीमारियां अकर होती हैं 130, और उस पे रिजल्ट मिलते हैं, और उसी रिजल्ट से आज हम 28 लाख लोगों तक पहुंचे सर। उसी लिए एक कॉल पे 250 का परिवार यहाँ पे आके बैठा है। तो वी नेवर एवर क्लेम फॉर एनी डिजीज। क्या आप में से किसी ने कभी क्लेम किया कोई डिजीज के लिए? हेलो, थोड़ा लाउड एंड क्लियर बोल सकते हैं आप? क्या उसके बावजूद भी आपको शुगर में रिजल्ट नहीं आया? आपको पैरालिसिस पे नहीं आया? आपको सर्वाइकल पे नहीं आया? सर आप मेरी जूम मीटिंग में आया करो, कल भी थी, हर थर्सडे लोग अगर जब टेस्टिमोनियल देते ना सर, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे विवेक सर के कि कैसे पॉसिबल है। पर वी नेवर एवर क्लेम फॉर एनी पर्टिकुलर डिजीज। तो सर ये चीजें थी। हाँ प्लीज बोलिए ओपनली बात करिए। देखिए कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, कई बार किसी को 1-2 क्वेश्चंस पे करने पे प्रतीक की बात को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ। अभी सर ने कहा था कि हम हमारे प्रोडक्ट पे क्यों लिखा हुआ है, मैं इसमें थोड़ा सा लीगल बता देता हूँ आपको। डिटॉल कभी खरीदेगा, डिटॉल 99 सारे खरीद लेना आप बेशक, उस पे भी ये लिखा होता है। इट इज 99। अगर हम गारंटी लिख देंगे तो हम डॉक्टर्स हो जाएंगे। नहीं, ये भी सर एज पर मेट्रोलॉजी गवर्नमेंट कहता है लीगल, गवर्नमेंट कहता है। सर आप बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं रवि जी से बहुत बार बैठता हूँ, बात करता हूँ सर, जब लीगल मेट्रोलॉजी आती है ना, अगर मैं सच कह रहा हूँ सर, आप बैठ जाओगे पता कोई भाई दिमाग खराब हो गया। आपको पता है सर, अभी केचप कंपनी में क्लेम हुआ, बताने वो यार रवि जी, एक अभी रिसेंटली आपने शायद मेरे शेयर किया था, एक अभी क्लेम हुआ टमाटो केचप पे, उसमें लिखा था रियल टमाटो केचप। सर क्लेम हो गया, पर उन्होंने पीछे लिखा हुआ था बोल्ड अक्षरों में कि रियल इज अ ट्रेडमार्क।
वी आर नॉट सर्विंग एनी रियल टोमेटो प्यूरी। दूसरी सर हम कब से बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं उसको। देखिए एक चीज और है, मैं बता, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट की प्रतीक जी ने आपको बताया था। सिगरेट की डब्बी देखिए आपने, पहले कितने छोटे शब्दों में लिखा था, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, इट मे कॉज कैंसर। अभी आधी डिब्बी पे लिखा होता, फोटो छपी होती है यहाँ की, कैंसर खतरनाक है। ये किसने बोला? गवर्नमेंट ने बोला। तो वो जो बोर्ड अक्षरों में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ने कहा है कि आप ऐसा अब करिए। रवि जी हम सिगरेट को नहीं बोल सकते ना कि भैया सिगरेट बेचो अच्छी चीज है, और वो जो फेफड़े में सड़े उसको इतना सा दिखाओ। हाँ। सर नहीं बोल सकते क्योंकि ये लीगल मेट्रोलॉजिकल एक्ट क्या नहीं follow होता। यस हाँ प्लीज बताइए सर। ओपन यार प्लीज। सॉरी एक्चुअली मैं हम यहाँ बैठे तो सर उसमें से देखिए 2 दिन का जो सेशन था राजकाल जी का, हमने बहुत ही मेटिकुलसली बिना इधर से उधर हिले हुए, लेकिन हम जहाँ पर वन साइडेड नहीं होता, जो हमें प्रॉब्लम फेस कर रही है हम और किसको बताएंगे। ये बताना और चाहिए। सर से एक मिनट, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो प्रतीक जी ने आंसर दिया, सर हर एक जगह जो है, जो मीडिया है ना बहुत तरीके से, हर एक चीज वीडियो से नहीं चलती, यूट्यूब से नहीं चलती। अभी इसका एक जवाब मैं देता हूँ आपको सर। ये चीज अभी प्रतीक जी ने बताई और मैं तो इसका विटनेस रहा हूँ क्योंकि मैंने कराया है सब कुछ। तो आप अपने सीनियर साहब को बोलो सर मुझे एक फोल्डर बना के दो और वो सारा नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सबसे पहली चीज आप सभी लोगों को मैं कहूंगा, जरूरी है जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आप कंपनी के लीगल फोल्डर को अपने पास रखिए, रवि जी। सॉफ्ट कॉपी में रखो, हार्ड रवि जी जब ये सीसीबी का हुआ था उसके बाद शायद आपने सबको डॉक्यूमेंट्स दिए सर, उसके नेक्स्ट डे हमारी वेबसाइट में सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप प्लीज जाकर डाउन करिए। दूसरा, कई बार लोग बोलते हैं कि मैग्नेट के बारे में क्या, सागर सर ने पूरा एक चैनल बनाया, आप तक नहीं पहुंचा। पर पहुंचा नहीं पहुंचा ना सर? क्या आप तक सागर सर के रोज मैसेज पहुंचते हैं सर? ऑनेस्टली सारे सर मैसेज सारे रेगुलर मिले सर। ये आप कहाँ रहते हैं? चंडीगढ़। मैं दिल्ली में बैठता हूँ, आके मिलिएगा। अभी आपको पता है मैं रोज रात को 9 बजे प्रमोट कर रहा हूँ सागर सर का चैनल, आप सब देख रहे हो। हम बार-बार प्रमोट कर रहे हैं कि करो फॉलो, क्योंकि सर लोगों तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही। सर आपका गुड नेम क्या है? सुखविंदर जी। सुखविंदर जी आपको एक बात बताऊं, अभी रिसेंटली मुझे कॉल आया 1 महीने पहले कि प्रतीक जी ई बायोट्रम करने का मूड नहीं है। मैं क्यों? कह रहे वो फैमिली बोनस तक कम हो गया। आपको याद है जब अवेयरनेस बोनस बढ़ा था, उसको मैंने कहा सर आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो, फैमिली बोनस बढ़ चुका है। कैसे अपलाइन बताता नहीं। तो सर प्रॉब्लम क्या है, जो अपलाइन जो सीरीज होती है ना, जब ये ब्रेक होती है ना सर, तो राइट इंफॉर्मेशन नीचे से नहीं पहुंच पाती। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे नीलेश देसाई सर हैं, वन ऑफ द करोड़पति ऑफ ई बायोटोरियम। रवि जी वो किसी बंदे से मिले दादर के नीचे, उसने कहा सर ई बायोटर बंद नहीं हो गई आफ्टर दैट सीन। उसने कहा सर ई बायोटर बंद क्यों बंद हो गई? अरे अपलाइन तो बात ही नहीं करता। उसने कहा बेवकूफ, जहां तू खड़ा है उसके 46 से माले हमारा ऑफिस है, चल ऊपर लेके चल। तो पॉइंट ये है, प्लीज हम करते हैं डिस्कशंस। पॉइंट ये है कि राइट नॉलेज टीम तक पास ऑन नहीं होती। चीजें आती हैं मार्केट में, सब आता है, एंड वी आर रेडी टू आंसर देम। क्योंकि जो हमारी लीगल टीम है ना, ये खड़े साहब, ये सर इतने स्ट्रांग है ना, क्योंकि वो मैं जानता हूं इन्होंने कितनी कंपनियों के बैंड बजने से बचाया, क्योंकि पेपर्स मैंने देखे इनके। ब्लू बहुत सारी कंपनी से नाम नहीं ले सकते, वो लीगली काम करते हैं। और सर आज ई बायोटोरियम इतना तगड़ा बाउंस पे करके बैठी है, आज 28 लाख लोगों का परिवार है और दंगे की चोट पे काम कर रही है, तो वो दर्शाता है कि हम कितने लीगल। ठीक है, तो अभी पॉइंट ये है। और कुछ सर आपका थोड़ा शॉर्ट पे करिए, सागर सर आ गए। लेकिन ये आपके आंसर ज्यादा बड़े हो गए सर। उसमें से सर उसमें प्लीज सर, अपने एक ही फैमिली के लोग हैं हम, विद इन फैमिली बात हो रही है। जो हमें फेस करना पड़ रहा ना, हम हेल्थ प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, हेल्थ मेडिसिनल एलिमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। हम कैसे बोल सकते हैं कि ये बीमारियां ठीक नहीं करते? हमारा जो शुरुआत लव जी उससे होता है कि हम विजन प्लान से शुरू करते हैं। हम जे किसी के पास जो जाते हैं, 99% लोग उसके पास जाते हैं जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उनको हम बोलते हैं कि आपकी ये वाली प्रॉब्लम उनसे ठीक हो गई है, हमारी ये भी है। और उसको सर मेरा पहले जो क्वेश्चन का समेशन था, नो डाउट वीडियोस बहुत है, एक 1.5 घंटे की, जो सर जो चीज आ जाती ना उसमें गूगल के
उसका जवाब अगर हम जो है जो पोर्टल हमारा बना हुआ वेबसाइट पे एक स्मॉल सा पोर्टल या ब्लॉग आपका जो है लीगल कंप्लायंस का होना चाहिए। जो चीज अभी हमें पता लग रही है कि वो 13 दिसंबर 2024 के लेटर का जवाब चला गया था। अभी हमें जो है लोग नहीं सर ऐसा है प्रतीक जी, मेरे पास इतनी मोटी फाइल है, मेरी टीम से पूछ लीजिए, जिस मीटिंग में जाता हूँ फाइल मेरे पास होती फिजिकल फॉर्म में, तुरंत जवाब देता हूँ। उस बंदे को मैं उठ नहीं देता, अगर कोई ऑब्जेक्शन करता उसको बोलता हूँ मैं बैठ जाओ, मेरा क्वेश्चन का जवाब लेके जाइए, क्योंकि मेरे पास वो बैकिंग सारी है। मुझे ये है कि जो चीज अभी हमारे इतना कम्युनिकेशन हो गया, आपने वीडियो भेज दिया, आप जो झूठ की बात करते रिलायबल नहीं है, कंटिन्यूटी से नहीं होती। कुछ चीजें जो है 1 घंटा किसके पास है जो बीच में टूटे, हर एक वीडियोस में ये चीजें है कि हमारा 250, मैं आपको अभी भी अपनी वीडियोस में बता दूं 250 बीमारियों के ऊपर काम करता है, ये लाइन लिखी हुई है। सर प्रोडक्ट नहीं करता, वो कहते हैं ऑक्सीजन लेवल ब्लड सर ये जितनी हम घुमा के बातें करेंगे ना, ये सब चीजें जो है सर जो देखिए अच्छा सर इसमें से नहीं इससे एक चीज और भी है। किया किसी ने नहीं किया, फर्स्ट चला किसी ने एमवे में काम किया क्या? एमवे में काम किया किसी ने? उसे कितने सप्लीमेंट्स हैं उस पे लिखा हुआ है कि ये विटामिन डी के सप्लीमेंट, ये विटामिन डी पे 100% काम करेगा? नहीं सर नहीं करता सर एज पर लीगल। और आप बताओ सर आप तो एक फाइल लेके चल रहे हो, रवि जी ने पूछिएगा, मैं मुंबई गया था, कुछ हमारा लीगल प्रॉब्लम था, लीगल काम के लिए मैं टैची भर के ले गया था फाइलें लीगली। इसमें एक चीज और मैं बता दूं, देखो है क्या, हाँ मैं आपको बताता हूँ। देखो एक स्टोरी सुनते हैं, इसमें आपको बहुत चीज समझ में आएगी। एक राजा के पास एक हाथी था जिसको बहुत प्यार करता था, बेइंतहा प्यार करता था। तो उसने राज्य में मुनादी कराई कि मुझे एक महावत चाहिए। महावत साहब आए तो राजा ने उनको बोला, देख जो तुम्हें चाहिए सब ले लो, जो चाहिए जैसा चाहिए सब ले लो, लेकिन मैं किसी भी दिन ये खबर नहीं सुनूंगा कि हाथी मर गया। जिस दिन आपने वो खबर सुनाई आपकी गर्दन कलम हो जाएगी। अब महावत ने उस हाथी को देखना शुरू किया और 2 महीने बाद हाथी बीमार हो गया। 2 दिन उसने खाना छोड़ दिया, 3 दिन 4 दिन 7 दिन 10 दिन और 11वें दिन वो मर गया। जैसे ही हाथी मरा महावत को पसीने आने शुरू हुए। यार अब क्या करें, मेरी गर्दन गई। बड़ी टेंशन में था, घर गया, उसकी बेटी ने पूछा पापा क्या हुआ, कि ऐसे से बात है। अगले दिन वो दरबार में आया और वो गर्दन झुका के खड़ा हो गया। राजा ने पूछा महावत क्या हुआ? चुप। अरे मैंने पूछा क्या हुआ? फिर वो चुप। सब ठीक है? क्या हुआ? हाथी बीमार है? खाना खा रहा है? नहीं। कितने दिन हो गए? 12 दिन। इसका मतलब तो मर गया वो? कहते सर आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा। ये बात आपने बोली है, मैंने नहीं बोली कि हाथी मर गया। देखिए अगर हम वो सब कुछ ओपनली लिख देंगे तो हम डॉक्टर की कैटेगरी में आ जाएंगे, फिर एमएलएम का रूल, एमएलएम की गाइडलाइन सारी पीछे होगी। चलिए सर, सॉरी चाहूंगा अभी रोकना आप। सर सुनिए प्लीज, मेरे सर बैठिए आप बैठिए, आपके क्वेश्चन बहुत जरूरी हैं। पर क्या होता है ना सर, ये टाइम लिमिटेशन है, आप दिल्ली आइए। सुनिए सर प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको हाथ जोड़ के, आप आइए, मैं आपको पूरे 2 घंटे दूंगा और आपके जवाब विद एविडेंस पूरे करूंगा, क्योंकि सर अभी सागर सर को मैं इतना वेट नहीं करा सकता, है ना। दूसरा, मैं आप एलडीपी इसलिए रखी जाती है कि जितनी सीनियर्स हैं वो एजुकेट हों ये चीजों के जवाब देने के लिए, है ना। तो थैंक यू सो मच रवि सर। पहले तो जबरदस्त तालियां होनी चाहिए रवि जी के लिए, प्लीज खड़े होके जो उन्हें पूरी चीजें को समझाई। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अरे काफी चीजें आपको लीगली क्लियर होगी, प्लीज सब बैठ जाइए। और देखिए सर उसके अलग पैसे लगे।